नमस्कार दोस्तों। मुंबई अंडरवर्ल्ड में वैसे तो कई डॉन आए और गए, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डॉन के बारे में जिसे देश का सबसे शातिर डॉन भी कहा जाता है, जिसका खौफ न केवल मुंबई की जनता में था बल्कि मुंबई के उभर रहे डॉन भी उससे खौफ खाते थे। दाऊद इब्राहिम और करीम लाला के लिए वो सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका था, जिसने मुंबई पुलिस का जीना आराम कर दिया था, जो भारत के इतिहास में सबसे पहला हिंदू डॉन भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुंबई के बाप मनोहर अर्जुन सुरवे उर्फ मान्या सुरवे के बारे में, जो रहते हुए भी बादशाह बना रहा और उसका अंत भी एक इतिहास के साथ हुआ, क्योंकि मान्या के अंत के बाद भारत ने पहली बार एक नाम सुना और वो नाम था एनकाउंटर। देश की आजादी के बाद ये पहला एनकाउंटर था जिसमें मान्या भगवान को प्यारा हो गया। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्यों इतना पढ़ा लिखा लड़का बना डॉन, कैसे हुई उसकी जुर्म की शुरुआत, क्या बात थी मान्या सुरवे में कि दाऊद और करीम लाला भी उससे डरा करते थे, और कैसे हुआ मान्या सुरवे का अंत। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, बहुत ही रोचक वीडियो है। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों मान्या सुरवे का जन्म 1944 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी के रमपड़ गांव में हुआ था। इसके बाद 1952 में 8 साल की उम्र में मान्या अपने परिवार के साथ मुंबई आ जाता है और मुंबई की परेल की एक चौल में वो रहने लगता है। घर में केवल 4 लोग थे, माँ बाप और इसका एक बड़ा भाई। लेकिन मान्या की माँ ने दूसरी शादी की थी, इसलिए उसका बाप और भाई सौतेले थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे ऐसा महसूस नहीं होने दिया। उसका जो बड़ा भाई था उसका नाम भार्गव सुरवे था, लेकिन परेल में गुंडागिर्दी करने की वजह से उसका नाम भार्गव दादा पड़ गया था। फिर 1966 में भार्गव दादा अपने पूरे परिवार के साथ दादा शिफ्ट हो गया था, क्योंकि भार्गव दादा ही घर का खर्चा चलाया करता था, इसलिए उससे कोई कुछ नहीं बोला करता था। लेकिन उसका ये कहना था कि वो चाहे जैसे भी रहे लेकिन वो मान्या को पढ़ाएगा, क्योंकि मान्या पढ़ाई में बहुत होशियार था। इसलिए भार्गव सुरवे मान्या की 12वीं होने के बाद उसका एडमिशन दादर के कीर्ति कॉलेज में करा देता है, और जहां से मान्या ने केमिस्ट्री में 78% के साथ बीएससी पास की। मान्या अपने कॉलेज या स्कूल में कभी भी गुंडागिर्दी या लड़ाई झगड़ा नहीं किया करता था। वो बात अलग है कि उसका भाई इन सब चीजों में था, पर मान्या का नाम कभी भी लड़ाई झगड़ा इन सब चीजों में नहीं आया। यहाँ तक कि मान्या ने किसी को धमकी या गाली तक नहीं दी। लेकिन इन 3-4 सालों के भीतर मान्या को कई बार जेल जाना पड़ता था, और उसकी वजह थी उसका बड़ा भाई भार्गव सुरवे, क्योंकि जब भी वो भाग जाया करता था पुलिस मान्या सुरवे को उठा लाती थी। उस समय दादर पुलिस स्टेशन में दावोलकर नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर हुआ करता था, जो मान्या को खूब पीटता था। फिर ऐसे ही मान्या ने अपनी बीएससी पूरी की। फिर 1969 को वो साल था जिसने मान्या की जिंदगी बदल दी थी। तो बात कुछ यूं है कि एक दिन मान्या का बड़ा भाई भार्गव सुरवे का एक लफड़ा हो गया। वहाँ दादर में प्रभा देवी इलाके में एक व्यापारी ने भार्गव दादा के 50,000 रुपए नहीं दिए थे, जिसके चलते भार्गव सुरवे ने उसे हॉकी स्टिक से इतना मारा कि वो वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद ये बात पुलिस इंस्पेक्टर दावोलकर के पास पहुंची, और किसी ने उसे ये कह दिया कि उस वक्त मान्या भी वहां पर मौजूद था। फिर क्या था, दावोलकर सीधा मान्या सुरवे के पास जाता है, उसे खूब मारता पीटता है और उसे उठा लाता है। बाद में उसका भाई भार्गव सुरवे भी पकड़ा जाता है और इन दोनों पर केस चलता है, और अदालत इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। वहाँ मान्या अदालत में खूब गुहार लगाता है कि उसने कुछ नहीं किया, पर दावोलकर ने ऐसा केस तैयार किया था कि मान्या का बचना नामुमकिन था। फिर 1969 को मान्या और उसके भाई को यरवड़ा जेल भेज दिया जाता है। जेल के अंदर मान्या के कई दुश्मन बने, लेकिन उसके कई दोस्त भी बने। इनमें से उसका एक दोस्त था शेख मुनीर, जो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। अब मान्या और शेख मुनीर एक अच्छे दोस्त बन गए थे। इसके बाद पुणे के यरवड़ा जेल में मान्या का दबदबा बढ़ने लगा था, और वो पहले से ज्यादा खूंखार हो चुका था। वह अक्सर जेल में दूसरे गैंग के बदमाशों को पीटा करता था। जेल में मान्या ने कई नॉवेल पढ़ी और क्राइम करने के अलग अलग तरीके भी सीख लिए, जिसमें उसकी सबसे फेवरेट बुक थी जेम्स हेडली चेस। इसके बाद उसने रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब मान्या सुरवे जेल से भागने का प्लान बनाना चाहता था, और वो जेलर से कहता है, मैं पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हूँ, मुझे अच्छा खाना दो
तब जेलर मना कर देता है। इस पर मान्या सुरभि भूख हड़ताल पर बैठ जाता है, जिससे मान्या का लगभग 20 किलो वजन कम भी हो चुका था, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगी और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 14 नवंबर 1979 को पुलिस को चकमा देकर मान्या सुरभि फरार हो गया था। फिर पुलिस ने मान्या सुरभि को खूब ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला और मान्या अब पुणे से मुंबई आ गया था। मुंबई आने के बाद सुरभि ने गैंग बनाना शुरू कर दी और अपने दो भरोसेमंद साथी धारावी के शेख मुनीर और डोंबिवली के विष्णु पाटिल के साथ एक मजबूत गैंग का निर्माण किया। फिर मार्च 1980 में उनकी गैंग में एक और गैंगस्टर उदय भी शामिल हो गया। इसके बाद इस गैंग ने अपनी पहली डकैती 5 अप्रैल 1980 को की, जिसमें उन्होंने एक एम्बेसडर कार की चोरी की थी। बाद में इसी गाड़ी का उपयोग कर उन्होंने लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी से 5,700 रुपए की लूट को भी अंजाम दे डाला। इसके बाद उसने 10 अप्रैल को कैनरा बैंक की ब्रांच से 1,60,000 की चोरी कर डाली। इसके बाद शेख मुनीर का एक बहुत बड़ा दुश्मन था, जिसका नाम शेख अजीज था। मान्या उसकी खोज में निकल गया। फिर उसे पता चलता है कि शेख अजीज रेडिसन जिम आता है। फिर क्या था, 15 अप्रैल को मान्या सुरभि भी रेडिसन जिम पहुंच जाता है। वहां उसकी बॉडी को देखकर सब हैरान हो गए थे और सब मान्या को एक्सरसाइज कर देखना चाहते थे और सब इसका इंतजार करने लगते हैं। पर मान्या का प्लान कुछ और था। उसकी आंखें जिम में शेख अजीज को ढूंढ रही थी और जैसे ही शेख अजीज उसे दिखाई दिया, वो चुपचाप उसके पास जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका गेम बजा डालता है। फिर वो चारों तरफ देखता है, सब शांत है, जिसके बाद वो चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर 30 अप्रैल को मान्या अपने एक दुश्मन विजय डागरे को दादर पुलिस स्टेशन में मार डालता है। इसके बाद मान्या सुरभि हर दिन न्यूज हेडलाइंस में छा गया था। इधर मान्या की लड़ाई दाऊद के बड़े भाई शब्बीर कासकर से भी हो जाती है, जिस पे मान्या कहता है, जिस दिन मारूंगा घर में घुसकर मारूंगा। फिर दाऊद गैंग अपने घर में छुपकर बैठ जाती है, क्योंकि मान्या हर दिन किसी न किसी का गेम बजा दिया करता था। ऐसे में छोटा राजन, गौली, अब्बू सलीम जैसे डॉन भी पनप रहे थे और वो भी सब मान्या सुरभि से खौफ खाते थे। और मान्या के खौफ से करीम लाला और दाऊद गैंग भी खौफ खाने लगे थे। इसी बीच पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच भी गैंग वॉर चल रहा था। इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, कृपया जरूर जाके देखें। जहां आलमदेव मीरजादा पठान गैंग में थे और कासकर ग्रुप की वजह से उनका वर्चस्व मिटने लगा था। तब वो मान्या सुरभि से हाथ मिला लेते हैं और उससे कहते हैं कि शब्बीर तेरा भी दुश्मन है और मेरा भी, और अगर मुंबई पर राज करना है तो इसे खत्म करना होगा। इसके बाद आलमदेव मीरजादा मान्या सुरभि एक प्लान बनाते हैं शब्बीर कासकर को मारने का। फिर वो शब्बीर कासकर को एक पेट्रोल पंप पर गोलियों से भून देते हैं। वो शब्बीर में इतनी गोलियां दाग देते हैं कि जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो उसके शरीर में केवल लोहा ही लोहा बरसता है। इसके बाद मान्या सुरभि का खौफ पूरे मुंबई में और ज्यादा बढ़ गया था। अब दाऊद अपने भाई का बदला लेना चाहता था और कैसे न कैसे मान्या सुरभि को मारना चाहता था। उधर पुलिस पर भी बहुत प्रेशर था कि मान्या सुरभि का आतंक मच रहा है और उसे कैसे न कैसे पकड़ा जाए। फिर दाऊद इब्राहिम कासकर मान्या पे कई बार हमले कराता है, पर वो हर बार बच जाता है। वहीं दूसरी ओर मान्या भी दाऊद पर कई बार हमले कराता है, पर वो भी बच जाता है। इसी बीच मुंबई में रोज गैंग वॉर चला करते थे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान्या सुरभि अपने साथ खूब सारे हैंड ग्रेनेड और 2 कट्टे लेकर घूमा करता था। वो एक थैली में एक हैंड ग्रेनेड लेकर चलता था, जैसे कि कोई फल लेकर जा रहा हो। इसके बाद मान्या का आतंक देख मुंबई पुलिस पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ता चला गया। फिर मुंबई पुलिस ने मान्या सुरभि की गैंग पर तफ्तीश करना शुरू कर दी और 1981 में मुंबई पुलिस ने शेख मुनीर को पकड़ लिया और कुछ दिनों बाद विष्णु पाटिल को भी पकड़ लिया जाता है, पर मान्या सुरभि उनके हाथ नहीं आता। इसी बीच उन्हें खबर मिलती है कि मान्या सुरभि अपने धारावी वाले फ्लैट में छुपा हुआ है। फिर पुलिस जैसे ही वहां रेड करती है, मान्या सुरभि वहां से भाग चुका होता है। दोस्तों, मान्या को जानने वाले लोग ये कहते हैं कि मान्या इतना शातिर था कि किस वक्त वो कहाँ होगा ये कोई नहीं जानता था। उसका अगला प्लान क्या होगा ये भी किसी को नहीं पता रहता था। यहाँ तक कि उसका सबसे विश्वसनीय शेख मुनीर को भी ये नहीं पता होता था कि मान्या का अगला वार क्या होगा।
इसी बीच मुंबई पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मान्या की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम विद्या जोशी है। इसके बाद मुंबई पुलिस विद्या जोशी से पूछताछ करना शुरू करती है और उससे कहती है कि मान्या से कह दो कि वो सरेंडर कर दे। लेकिन भाइयों, इस पे भी बहुत सारी कहानियां हैं कि विद्या जोशी को दाऊद ने धमकाया था, इसलिए उसने मान्या की इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दी। कुछ का ये भी कहना है कि पुलिस ने उसे टॉर्चर किया था, इसलिए उसने मान्या की इंफॉर्मेशन पुलिस को दी। पर दोस्तों, मेरा तो यही मानना है कि कुछ भी हो, इंफॉर्मेशन तो मान्या की गर्लफ्रेंड ने ही पुलिस को दी थी। इसके बाद विद्या जोशी वडाला कॉलेज में मान्या को बुलाती है और यहाँ मुंबई पुलिस की स्पेशल यूनिट मान्या के एनकाउंटर का मैप बनाना शुरू कर देती है। इशाक बागवान और राजा तावंड इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे और 11 जनवरी 1982 को वडाला के कॉलेज पर सारे पुलिस वाले जीन्स और टी शर्ट में आ जाते हैं और अपनी पोजीशन ले लेते हैं। और जैसे ही मान्या अपनी गाड़ी से उतरता है और उसे थोड़ा सा अंदेशा हो जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो जैसे ही अपनी बंदूक निकालने के लिए झुकता है, इतने में इशाक बागवान उस पर फायर करना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ से राजा तावंड उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। फिर उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी एक कहानी है। लोग कहते हैं कि वडाला कॉलेज से हॉस्पिटल की दूरी महज 10 मिनट थी, मगर मुंबई पुलिस ने एम्बुलेंस को पूरे 45 मिनट तक घुमाया था। और बाद में जब मान्या सुर्वे को हॉस्पिटल लाया जाता है, जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। और मुंबई पुलिस ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मान्या सुर्वे कैसे भी बच जाए। तो दोस्तों, ये थी इंडिया के पहले एनकाउंटर की कहानी। इसके बाद दाऊद को एक खुला मैदान मिल गया था, क्योंकि अगर मान्या सुर्वे जिंदा होता तो शायद आज दाऊद इब्राहिम ना होता। दोस्तों, मान्या सुर्वे के ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन की अग्निपथ और शूट आउट एट वडाला, जिसमें मान्या सुर्वे का किरदार जॉन अब्राहम ने निभाया था। तो दोस्तों, ये थी मान्या सुर्वे की कहानी। आप हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।